गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तक्षशिला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने आपको ठोसों के विभिन्न गुणों के बारे में बताया था कि ठोस पदार्थ के गुण क्या होते हैं। आज हम चलते हैं पदार्थ की जो द्रव्य अवस्था होती है उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो देखते हैं द्रव्य अवस्था। यदि हम द्रव्य अवस्था के बारे में अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि जो द्रव्य होते हैं, प्रमुख गुण द्रव्यों का आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है। समझे इसको। जो द्रव्य पदार्थ होते हैं उनका आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित से मतलब है कि हम द्रव्य को जिस पात्र में रखते हैं वो उसी का आकार ले लेता है। जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी है, यदि हमने किसी चौकोर पात्र में रखा है तो हमें वो पानी चौकोर दिखाई देगा। यदि हमने वो किसी गोल पात्र में रखा है तो पानी हमें गोल दिखाई देगा। यदि हमने वो पानी किसी बोतल में रखा है तो बोतल के आकार का दिखाई देगा। बाल्टी में रखा, बाल्टी के आकार का दिखाई देगा। किसी और पात्र में रखा तो उसी का आकार ले लेता है। तो मैं कहूँगा कि जो द्रव्य होते हैं उनका आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होने का क्या मतलब है, समझे इसको। आयतन निश्चित से मतलब है कि द्रव पदार्थ जितना स्थान घेरता है वो उसका आयतन कहलाता है, और इसे हम लीटर में नापते हैं। यदि पानी 1 लीटर है तो आप उसको किसी भी बर्तन में रखो 1 लीटर ही रहेगा। दूध हम नापते हैं लीटर से, द्रव्य है, आप उसको किसी भी बर्तन में रखो वो 1 लीटर ही रहेगा, कोई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, द्रव्य बहते हैं। द्रव्य जो होते हैं वो बहते हैं। जो पदार्थ की द्रव्य अवस्था होती है, आप इनको डालो तो ये बह करके दूर चले जाते हैं, और मैं कह सकता हूँ ऊपर से नीचे की और बहते हैं। अगला है द्रव्य का ढेर नहीं लगाया जा सकता है। द्रव पदार्थ का आप ढेर नहीं लगा सकते। और जो मुख्य गुण है इसका वो समझिए आप। मेन जो गुण है हम कहेंगे द्रव्य में कणों के मध्य आकर्षण बल कम होता है। कणों के मध्य आकर्षण बल कम होता है, इसीलिए उसकी अवस्था द्रव्य होती है। या हम यूँ कह सकते हैं द्रव्य में कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। जो द्रव पदार्थ होते हैं उसके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, थोड़ा गैप होता है, इसीलिए वो द्रव्य है। आकर्षण बल उसके अंदर कम होता है। इसके अलावा एक और विशेषता इसके बारे में, द्रव्यों में मिश्रण क्रिया ठोस पदार्थों से
अधिक होती है। आपके लिए नया शब्द है विसरण। जब ये आएगा तो डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना बता देता हूँ। विसरण से क्या मतलब है, देखिए विसरण का मतलब होता है, ये मिश्रण नहीं कह सकते हम इसको। विसरण और मिश्रण में थोड़ा अंतर है। विसरण का मतलब होता है आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे पानी है और पानी में हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया, तो आप देखोगे वो बहुत जल्दी घुल जाता है, तुरंत ही घुल जाता है उसके अंदर। पानी में हमने स्याही डाल दी तो तुरंत ही वो अपना कलर दे देती है, बहुत जल्दी वो मिक्स हो जाता है, कण एक दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं। जबकि ठोस में ऐसा नहीं होता, उसके लिए आपको समय लगता है। आपको 1 चम्मच नमक को किसी रेत में मिलाने के लिए आपको ऐसे नहीं डाला और मिल गया, उसको बहुत देर तक हिलाना पड़ेगा तब जा कर के वो मिलता है। जैसे आप देखते हो घरों में जो माता बहनें खाना बनाते हैं, आप सबके घरों में बनाते होंगे, तो जो खाना बनाया जाता है तो उसमें आटा छानते हैं, और आटा छानते हैं तो फिर उसमें नमक मिलाते हैं। तो कुछ औरतें नमक सूखे आटे में मिलाती हैं, तो वो नमक डालने के बाद उसको फिर हाथ से मिलाना पड़ता है, काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि आटा ठोस के अंतर्गत आता है तो समय लगता है। यदि वही नमक किसी द्रव्य पदार्थ में मिलाया जाए तो बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। तो हम कहेंगे द्रव में विसरण क्रिया ठोस पदार्थों से अधिक होती है। इसी के साथ आपके ये जो द्रव्य अवस्था है, इसके सारे गुण कंप्लीट होते हैं। इनको आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा आपका। इससे अगला करते हैं हम गैसीय अवस्था। देखिए बच्चों, आप जानते हैं गैसों के बारे में आपने सुना भी होगा कि जो गैस होती हैं नॉर्मली आप जानते हैं ज़्यादातर गैसें रंगहीन भी होती हैं, कुछ में कलर दिखाई देता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ब्लैक कलर की दिखाई देती है वो। तो गैस की जो व्यवस्था होती है, और गैस हल्की होती है, आप इतना जानते होंगे कि गैस हल्की होती है, रंगीन होती है और उड़ जाती है, दिखाई नहीं देती है। गैस जो है हवा से, इतना आप लोग लगभग जानते होंगे। तो यहाँ हम इसको थोड़ा सा विस्तार से करते हैं। गैसीय प्रावस्था, देखिए गैसीय अवस्था, यहाँ दोनों बात, सबसे पहला गुण है लिखेंगे हम, गैसों में आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। आकार भी आयतन भी। गैसों का आकार निश्चित नहीं होता, आप किसी भी पात्र में उनको रखिए वो उसी के जैसी हो जाती हैं। और आयतन, आप गैस को छोटे बर्तन में रखोगे तो उसके जितनी बड़ी हो जाएगी, बड़े में रखोगे तो उसकी जितनी बड़ी हो जाती है। गैस क्योंकि फैल जाती है, गैस द्रव्य तो एक जगह रुका रहता है। आपने सिलेंडर में जैसे आप गैस होती है तो वो नीचे नहीं बैठी रहती है, वो उसमें पूरे सिलेंडर में भरी होती है, चाहे उसमें कितनी ही गैस हो, थोड़ी सी भी रहेगी तो भी वो पूरे में रहेगी। ऐसा नहीं है कि अब आधा हो गया सिलेंडर तो गैस नीचे आधे आधे में रह जाए, आधा ऊपर से खाली, आधा जो है नीचे से भरा, ऐसा नहीं होता। सिलेंडर में जितनी गैस है वो उसमें पूरे में ही होती है। तो गैसों का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। दूसरा, गैस बहती हैं लेकिन सभी दिशाओं में। ध्यान रखिए, यहाँ द्रव में मैंने लिखा था केवल ऊपर से नीचे, यहाँ सब ऊपर नीचे दाएं बाएं। अभी कोई मान लो कमरे में कोई सेंट लगा के आ जाता है तो पीछे वाले को भी उसकी स्मेल आएगी, आगे वाले को भी आएगी, कोई इधर उधर होगा, सबको उसकी स्मेल आ जाती है। आपने बच्चे देखा भी होगा कि घर में कई बार सिलेंडर लीक हो जाता है, और जब सिलेंडर लीक होता है तो आप देखते हो कि कोई भी घर का मेंबर बता देता है कि देखिए आपका सिलेंडर लीक है, स्मेल आ रही है। तो वो इसी तरह से पता लगता है, क्योंकि जो गैसें होती हैं वो फैलती हैं, चारों तरफ फैलती हैं। और मुख्य गुण इसका गैसों का देखिए, ध्यान से समझना, इसको ध्यान समझना। गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल, गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत
ही कम होता है, बहुत कम होता है। इसीलिए वे चारों दिशाओं में रहती है, वो एक दूसरे को पकड़ते नहीं है, वो कण हैं, फ्री रहते हैं, कोई किधर भी जा सकता है, तो बहुत कम होता है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, गैस के कण दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं। और लास्ट मैं और लिख देता हूँ, गैसों में विसरण दर सर्वाधिक होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्दी फैलती हैं गैसें। आप देखिए, आप जानिए इसको। आप यदि मान लीजिए कहीं कोई देख, तो आप कोई रोड पे आप निकले हों, रास्ते में कहीं गए हों और आपने देखा हो कि कोई पशु या कोई जानवर मर गया है, तो उसमें से बदबू आती है। कई बार गए होंगे आप लोग, तो बदबू आपको काफ़ी दूर तक उसकी बदबू आपको जो है महसूस होगी, क्योंकि गैसों में विषण ज़्यादा होता है। उसकी जो बदबू है वो हवा में बहुत जल्दी मिक्स होती है, और जिधर तक हवा जाएगी, जहाँ तक वो पहुँच पाएगी, वहाँ तक उसकी स्मेल पहुँचती चली जाती है, काफ़ी दूर तक चली जाती है। उसका कारण क्या है कि गैसों के अंदर जो है विषण क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। तो इसी के साथ अपना ये जो टॉपिक है ये फिनिश होता है। और अब हम आगे जो टॉपिक पढ़ते हैं वो है संपीड्यता, जिसको आप दाब कहते हो। तो एक बार इसको समझ लीजिएगा, संपीड्यता क्या होती है। देखिए, यहीं समझा देता हूँ मैं, आ जाएगा इधर ही। संपीड्यता शब्द है आपके लिए, नया शब्द है। सम से आधा में है ये, संपीड्यता। इसको आप साधारण भाषा में दाब भी कहते हैं, दाब कहते हैं, प्रेशर। देखिए, जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको बहुत कम आप दबा सकते हो, कह सकता हूँ आप दबा ही नहीं सकते। यदि बहुत ज़्यादा बल लगाओगे तो आप उसको प्रेशर कर सकते हो, दबा सकते हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो जो संपीड्यता है ठोसों में बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ठोसों को दबाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। द्रव में उससे कम, द्रव को आप दबा सकते हो, और ज़्यादा तो नहीं दबा सकते, लेकिन हाँ कुछ सीमा तक ठोस से ज़्यादा दबा सकते हो। और यदि बहुत ज़्यादा दबाओगे तो क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा। और गैस में ये सबसे ज़्यादा होता है, गैस को बहुत ज़्यादा दबाया जा सकता है। तो कैसे, क्या कारण है, तो एक बार हम देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको तीनों के बारे में बताया था। ठोस, मैं यहाँ फिर से उसको बताता हूँ, द्रव्य और गैस। आप खुद ही जज करने लग जाओगे यहाँ पे। याद करिए, मैंने जब पिछली कक्षा में पढ़ाया था, जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा वो जाकर के लिंक में पिछला वीडियो देखें, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये। तो जो ठोस पदार्थ है उसमें मैंने बताया था कि ठोसों के कण बहुत पास पास होते हैं। याद करिए आप, जिन्होंने मेरी पिछली क्लास ली है वहाँ मैंने बताया था, और थोड़ी देर पहले अभी भी मैंने बताया था। तो आप पिछली वीडियो में जाकर भी इसको देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर इसको बहुत अच्छे से समझाया है। जिस बच्चे ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो में जाए, और आपके पास लिंक है, और नहीं भी है तो आप YouTube पे जाकर के तक्षशिला ऑनलाइन एजुकेशन पर क्लिक करें, वहाँ आपको ये वीडियो मिलेगी। और उसमें लिखा होगा 9th क्लास साइंस चैप्टर 1 ठोस। तो ये इसके कण हैं। बात द्रव की करें, ये कण दूर दूर होते हैं। आप ये इतने लगभग ऐसे होते हैं, ये आप देख सकते हैं कि द्रव के जो कण हैं वो इसके अपेक्षा दूर दूर हैं, और गैस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। देख लीजिए, ये लो, ये गैस, द्रव्य और ठोस। आप देख सकते हैं ठोस में कण नज़दीक नज़दीक हैं, द्रव में थोड़े दूर हैं, और गैस में बहुत ज़्यादा दूर है। अब इस स्थिति में यदि हम देखें तो
हम बात संपीड़ितता की करें, प्रेशर की करें, तो बच्चों आप लोग खुद देखो, यदि हम ठोस को दबाएं तो कहाँ दबाएं, कैसे दबाएं, क्योंकि इसके कण तो ऑलरेडी पास हैं। हम इसको कैसे दबा सकते हैं? कणों में रिक्त स्थान बहुत कम है। मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया है कि ठोस जो होते हैं उसके कण पास पास होते हैं, और पास पास कण होने के कारण जब वो ऑलरेडी पास पास हैं तो आप ज़्यादा और कहाँ से दबाओगे, उनको दबा ही नहीं सकते, क्योंकि इनके बीच में जगह ही नहीं है, और है तो बहुत कम है। और उसको भी दबाने के लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब दबा पाओगे। द्रव्य इसको आप दबा सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी इसको दबाया जा सकता है, क्योंकि इसके कणों के बीच में रिक्त स्थान है। और गैस इनको तो हम दबाते ही हैं, क्योंकि इसके कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए गैसों को दबाया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ठोस को जो संपीड़ितता है वह बहुत कम होती है, इसकी उससे ज़्यादा, इसकी सबसे ज़्यादा। आप इतना देख चुके हैं। अब है अगला, क्या पदार्थ की अवस्था परिवर्तन किया जा सकता है? तो देखिए, सबसे पहले अवस्था परिवर्तन क्या होता है इसको समझ लीजिए। आप इसको उतार लें, समझा दिया है मैंने। इसमें कुछ दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करें और पूछें, और पीछे जो पढ़ाया गया है याद रहे। आपकी एक एक क्लास कंटिन्यू चलेगी, तो आप पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको अगली वाली समझ में आएंगी। क्योंकि पीछे जो वीडियो एक और बनाया था उसमें मैंने ठोस, द्रव और गैस के बारे में, एक अवस्था परिवर्तन के बारे में डिटेल से बताया है। अब हम देखते हैं यहाँ अवस्था परिवर्तन। पहले देखो अवस्था परिवर्तन होता क्या है। अवस्था परिवर्तन, जैसा कि नाम से पता लगता है, पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। सिंपली, पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना। पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। देखिए, वेरी सिंपल। अब अवस्था परिवर्तन होता कैसे है इसके बारे हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं डिटेल में। तो देखते हैं अवस्था परिवर्तन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। आप इसको देख लीजिए। सबसे पहले है अवस्था परिवर्तन पर ताप का प्रभाव। नॉर्मली हम बात करें इसका, जैसे कोई ठोस पदार्थ है वो द्रव में बदले, और फिर या वो गैस में बदले, या गैस द्रव में बदले, या द्रव ठोस में बदले, तो अवस्था परिवर्तन है। तो देखते हैं अवस्था परिवर्तन पर ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो बच्चों, आप जानते हैं साधारणतः किसी वस्तु का ठंडापन और गर्मपन तापमान कहलाता है। आप देखते हुए हो, जब कोई वस्तु गर्म होती है तो कह देते हैं हम इसका तापमान ज़्यादा है, और यदि कोई वस्तु ठंडी है तो हम बोलते हैं इसका तापमान कम है। तो किसी वस्तु का ठंडापन या गर्मपन उसका तापमान कहलाता है। और इस तापमान का पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम यहाँ देख लेते हैं। तो एक छोटा सा आप एक एग्जाम्पल, इसमें एक प्रयोग दिया हुआ है, तो अब हम वो प्रयोग करते हैं। आपको करना क्या है, एक स्टैंड लेना है। ये हम एक स्टैंड ले लेते हैं। ये हमने एक स्टैंड लिया, और इस स्टैंड पर एक थोड़ा बड़ा करिए, इसको थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी। ये लीजिए, हेलो, इस पे हम एक स्टैंड तिपाया सा इसमें होता है, ये यहाँ रखा हुआ है, और इसके ऊपर हम एक पात्र रख देते हैं। ये हमने इस पर एक पात्र रख दिया है। ये जो है लोहे की जाली होती है, ये ठीक से गर्म कर सकें। और ये आपका बर्नर है। ये जो बर्नर है ये स्टोव के जैसा होता है, आपने स्टोव देखा होगा। ये है बर्नर, पात्र, और ये है स्टैंड, और
ये पात्र को आप वैसे गिरेगा नहीं, इसको ठीक से रखें। और अब इसमें क्या करते हैं कि एक थर्मामीटर इसमें लगा दिया गया है, इसमें एक थर्मामीटर लगा दिया है और इसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा रखा है। ये लगभग ये बर्फ़ है, इसमें बर्फ़, और ये आपका इसमें लगा दिया है। अब देखिए बच्चों, ये है इसमें थर्मामीटर और इसको स्टैंड पे यहाँ पे रोक दिया इस स्टैंड से, ताकि ये गिरे नहीं, कस दिया इसको। ये है आपका थर्मामीटर। इसमें एक कांच की छड़ और डाल दी है इसको हिलाने के लिए, कांच की छड़। प्रयोग अपना कंप्लीट है। देखते हैं क्या क्या करते हैं इसके साथ में। देखिए, सबसे पहले ये हमारा स्टैंड है, मैंने लिखा स्टैंड में ये तिपाया लगा दिया है और इस पे ये लोहे की जाली रखी है और ये नीचे बर्नर है इसको गर्म करने के लिए, और ये एक कांच का पात्र है, इसमें बर्फ़ का टुकड़ा रखा है और इसी में एक जो है आपका थर्मामीटर लगा हुआ है और एक कांच की छड़ लगाई हुई है इसको हिलाने के लिए। अब हम इसको थर्मामीटर का तापमान नोट कर लेते हैं इस वक्त जब हमने इसको गर्म करना चालू नहीं किया है। अभी ये जब बर्फ़ है तो हम देख सकते हैं ये कि जो ये बर्फ़ है ये ठोस अवस्था है, ठोस, फिलहाल ठोस। लेकिन जैसे ही आप इसको ताप दोगे, आई मीन गर्मी दोगे, तो आप देखोगे कि ये द्रव में बदलने लगेगा। आप इसको गर्म करिए, धीरे धीरे आप इसको गर्म करोगे और उस वक्त जब आप इसको गर्म करो तो थर्मामीटर में तापमान नोट करिए, तो आप ये देखोगे सॉरी तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप इसको गर्म कर रहे हो वैसे वैसे थर्मामीटर में तापमान बढ़ रहा है। और जब थर्मामीटर में तापमान बढ़ रहा है तो हम देखते हैं कि ठोस पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में बदलने लगता है। आप देखना, गौर से देखोगे तो बर्फ़ पिघलती जाएगी और उसके साइड में पानी, उसका पानी बनता जाएगा, फिर बर्फ़ जो है कम होती चली जाएगी, पानी बढ़ता चला जाएगा, बर्फ़ कम होती चली जाएगी, पानी बढ़ता चला जाएगा और धीरे धीरे आप देखोगे कि उसमें पानी पानी हो जाएगा। और उस वक्त उसका तापमान जब हम नोट करेंगे तो हम पाएंगे कि जो हमने पहले तापमान नोट किया था उससे कहीं ज़्यादा है। तो इससे साबित होता है कि जब हम पदार्थ का तापमान बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो हम निकाल चुके हैं। देखिए, ताप बढ़ाने पर क्या होता है? ताप बढ़ाने पर ठोस अवस्था से किस में बदलता है बच्चों? द्रव्य अवस्था में। किस में बदल जाता है? ये द्रव्य अवस्था में बदल जाता है ताप बढ़ाने में। अब इसका आप उल्टा लीजिए। अब आपको क्या करना है, आप जानते हैं, आप फ्रिज में रखते हो। फ्रिज में आप क्या करते हो, एक पात्र लेते हो, बोतल भी रखते हो आप पानी की, और बर्फ़ भी जमाते हो किसी पात्र में, कटोरे वगैरह में, पात्र में पानी इतना रख लेते हो और उसको फ्रिज में रख देते हो। थोड़ी देर बाद, लगभग 1-1.5 घंटे बाद आप देखते हो कि उसका जो है पानी से बर्फ़ बन जाती है। और इस वक्त आप उसका यदि तापमान नोट करोगे तो आप देखोगे कि उसका तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इससे ये साबित होता है कि ताप घटाने पर, अब मैं लिखता हूँ, ताप घटाने पर क्या होता है? द्रव्य पदार्थ किस में बदलता है? ठोस में बदल जाता है। ताप कम करोगे तो द्रव्य ठोस में बदल जाता है, ताप बढ़ाओगे तो ठोस द्रव्य में बदल जाता है। अब इसमें एक चीज़ और नोट करने की है, आप ध्यान से समझना है इसको, मेरी बात ध्यान से समझनी है इसको। बहुत ही इसमें ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं, मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। तो देखिए, इसमें यहाँ समझने की कोशिश करिए कि जिस वक्त हमने इसको गर्म करना चालू किया, जब हम इसको गर्म करना चालू करते हैं तो उस वक्त ये बर्फ़ पिघलने लगती है। मेरी बात समझिए, जब हम इसको गर्म करना चालू करते हैं तो ये बर्फ़ पिघलने लगती है, और जब ये बर्फ़ पिघलने लगती है तो साधारण भाषा में, गांव की भाषा में, उसको हम गलना भी कहते हैं। भी बर्फ़ गल गई, ऐसा भी बोलते हैं। विज्ञान में बोलते हैं पिघलना।
वो गांव के लोग बोलते थे गलना, भाई बर्फ़ गल गई, गल के उसका पानी बन गया। तो जब ये बर्फ़ गलने लगती है तो जितने ताप पर ये गलने लगती है वो ताप इसका गलनांक कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, गलनांक, गलनांक एक ताप है, ये ताप का नाम है गलनांक, क्रिया नहीं है। मैं पूछता हूँ बच्चे गलनांक क्या होता है, तो बच्चे ज़्यादातर बताते सर ठोस पदार्थ से और द्रव पदार्थ बनना गलनांक है। नो, ठोस से द्रव बनना तो गलन है, पिघलना है। ठोस से द्रव बन रहा है वो तो अवस्था परिवर्तन है भाई, वो तो पदार्थ का पिघलना है, वो गलनांक नहीं है। गलनांक गलन का अंक, जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलता है उस ताप को गलनांक कहते हैं। ताप को गलनांक कहते हैं। मैं फिर एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ताप को गलनांक कहते हैं। कौन सा ताप, कितने डिग्री ताप हो सकता है, वो जिस ताप पर वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है वो ताप गलनांक है, ना कि उसका बदलना गलनांक है। बदलना तो क्रिया है, ध्यान रहे, मैंने इसको स्पष्ट कर दिया है। दूसरा है, एक और एग्जाम्पल आता है इसमें, इसी में यहीं पे कर देते हैं हम, सेम है बिल्कुल। यहाँ बर्फ़ की जगह हम पानी लेते हैं, बस इतना सा अंतर है, पानी। और अब मैं यहाँ लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा द्रव, और ज़्यादातर बच्चे जवाब देंगे जब पानी को गर्म करते हैं तो उसकी वाष्प बनती है और वाष्प को हम गैस कहते हैं। गैस, वाष्प को गैस कहते हैं। तो जब हम पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म किया जाता है, सेम वही बात है, यहाँ वही बर्नर है आपका, सेम प्रयोग है, कोई अंतर नहीं है। आपको बस शुरुआत में जब आपने पानी डाला तो तापमान नोट करो थर्मामीटर से, आपने नोट किया, उसको लिख लो कॉपी में। अब आप उसको गर्म करना चालू करो, जैसे ही वो भाप में बनने लगे, आई मीन पानी उबलने लगे, हेलो, पानी उबलने लगे तो उसकी भाप बनेगी, और जब वो भाप में बनने लगे तो फिर उसका तापमान नोट करो, तो आप पाओगे कि तापमान पहले से ज़्यादा है। तो साबित होता है, क्या साबित होता है कि किसी द्रव का जब तापमान बढ़ाते हैं तो गैस में बदल जाता है। इसका विपरीत कर दीजिए, जब तापमान कम करोगे तो गैस से द्रव में बदल जाएगा। तापमान बढ़ाओगे द्रव से गैस में बदल जाएगा। क्यों बदला? क्योंकि तापमान जब बढ़ाते हैं तो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है, कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है। तापमान कम करोगे, कणों की ऊर्जा कम हो जाती है, रिक्त स्थान कम हो जाता है। जब रिक्त स्थान कम होगा तो वो गैस से द्रव में बदल जाता है, गैस से द्रव में बदल जाता है। और यहाँ फिर मैं एक बात आपको समझा देता हूँ, फिर से समझ लीजिएगा। एक नया शब्द यहाँ निकल के आता है और जिसका नाम है क्वथनांक। ये दो शब्द निकल के आते हैं। ज़्यादातर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इसको पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते, बाकी बड़ा ही सिंपल है ये, इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। तो आप देखिए क्वथनांक का मतलब क्या होता है, समझिए। देखिए फिर से प्रयोग पर आ जाइए, मैं फिर से यहाँ पर आता हूँ कि ये बर्नर है, जब हम इससे गर्म करना चालू करते हैं, इस पानी को गर्म करते हैं, तो ये पानी धीरे धीरे गर्म होता है। पहले कम गर्म था, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, और एक स्थिति ऐसी आती है कि पानी उबलने लगता है। तो जब पानी उबलने लगे, मेरी बात सुनो ध्यान से, जब पानी उबलने लगे तो जिस ताप पर उबलने लगे वो ताप क्वथनांक कहलाता है। ध्यान रहे मेरी बात, ताप क्वथनांक कहलाता है। हेलो, ताप क्वथनांक कहलाता है। उबलना नहीं, उबलना तो उबलना है। आप लोग बोलते हो, मैं पूछता हूँ बेटा क्वथनांक क्या होता है, सर वो द्रव से वाष्प में बदलना क्वथनांक कहलाता है। अरे नहीं, द्रव से वाष्प में बदलना तो क्वथन कहलाता है, उबलना कहलाता है। जिस ताप पे ये क्रिया हुई है उसको क्वथनांक कहते हैं। तो ये बात आप ठीक से नोट करें और याद करें इसको, गलनांक और क्वथनांक। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये अवस्था परिवर्तन कंप्लीट होता है, इसमें दोनों टॉपिक करा दिए मैंने, ठोस से द्रव, द्रव से गैस। और आज इतना ही, इससे आगे कल की क्लास में ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा।
आपसे फिर से मैं कहूँगा कि ये जो क्लासें हैं तक्षशिला स्कूल की तरफ से आपके लिए लगाई जा रही हैं, ऑनलाइन क्लासें हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठाएं, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर बनाई हुई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सको। किसी भी समस्या के लिए कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है आप मुझसे कमेंट करिए, फ़ोन नंबर में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे वहाँ से नंबर लीजिए और ज़्यादातर बच्चों के पास मेरा नंबर है तो आप मुझे कॉल करिए और अपनी समस्या बताइए, आपकी समस्या दूर की जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।